हाँ जी, तो आज हम इस नए वीडियो में वही अपना पुराना वर्क प्रॉफिट एंड लॉस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस जिसमें या तो कॉस्ट प्राइस को हम इक्वल कर रहे होते हैं या फिर सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे होते हैं या फिर किसी भी एक वैल्यू को, चाहे वो जब आएगी तो आपको पता चलेगी, है ना, या तो सीपी होगा या एसपी ही होगा, जनरली यही रहता है, इसको हमें इक्वल करना होता है और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। ओके, कहने का मीन ये है, दो आर्टिकल हैं जिनको बेचा जा रहा है, पहले वाले से लॉस हो रहा है और दूसरे वाले से प्रॉफिट हो रहा है। पहले वाले से लॉस है 15% 15% का और दूसरे से प्रॉफिट है 19% 19% का। ठीक, फिर कह रहा है इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यदि दोनों सामान को हम बेचते हैं तो उसके बाद ओवरऑल हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 90 रुपए का। ठीक है, तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यह सेंटेंस बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि दोनों सामान को समान प्राइस पे बेचा है। इसका मीन क्या है? दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस है वो सर इक्वल है। ओके, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो सेकेंड आर्टिकल है ना, उसको आखिर हमने कितने प्रतिशत, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब कॉस्ट प्राइस उसका निकालना है, राइट। तो बच्चे ऐसे सोचो, हमें आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे सर रियल वैल्यू में कॉस्ट प्राइस बताना है ना, सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। ओके, तो आप बोलेंगे सर आंसर रियल वैल्यू में देना है, तो इस क्वेश्चन में जो ओवरऑल 90 रुपए का लॉस हो रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं यूज होगा। सही है कि नहीं? यदि आंसर मुझे परसेंटेज फ्रैक्शन रेशो के फॉर्म में देना होता तो मैं उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करता। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आराम से सॉल्व करूंगा ताकि सारी बातें आप समझ पाओ। जब आप एक या दो क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे फिर मैं आपको डायरेक्ट उसी मेथड से कराने लगूंगा जो आपको पेपर हॉल में रखना है। ठीक है, तो भाई जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको हो रहा है 15% का लॉस। तो 15% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है? 3/20। ओके, और जो सेकेंड आर्टिकल है उसको सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 19% का। ओके, और 19% की फ्रैक्शन क्या होती है? 19/100। तो ये बातें तो आपको समझ में आती हैं। ये सब पेपर हॉल में लिखना नहीं है, ये सब चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं यहां पे बताना ठीक समझता हूं, या जरूरी होता है। ठीक है, अब पेपर हॉल में कैसे लिखना होता है वो हम यहां पे देखते हैं, पर इसमें भी हमें सारी चीजें डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे सोचो, हम लिख रहे हैं यहां पे कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस, यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल की कंडीशन और यहां हम लोग लिखेंगे सेकेंड आर्टिकल की कंडीशन। ठीक, तो आप जानते हैं चूंकि फर्स्ट जो सामान था या आर्टिकल था उसको जब आप बेचे तो आपको लॉस हुआ है, और कितने का हुआ है? 15% का। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। ओके, तो मैंने हमेशा समझाया प्रॉफिट या लॉस काय पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। इसका मीन क्या है? ये जो फ्रैक्शन बनी है ना 15% की, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है 20, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉस्ट प्राइस को। तो हम ये बोलेंगे सामान की कीमत कितनी है? 20 यूनिट पहले वाले की, और 3 यूनिट के लॉस पे बेचा है, मतलब सेल कितने में कर दिया है? 3 कम 20 का खरीदा, 3 कम मतलब 17, मतलब 17 यूनिट में आपने वो सामान को सेल कर दिया। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात हम यदि देखें तो जो सेकेंड आर्टिकल है इसमें आपको 19% का प्रॉफिट हो रहा है और 19% की फ्रैक्शन 19/100। तो आप क्या बोलेंगे कि 100 का सामान है, 19 का फायदा है, मतलब बेचा कितने में? 119 में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि भाई आपने खरीदा तो था उसको 100 का और बेचा कितने में? 119 में। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन में एक सेंटेंस विशेष तौर पे लिखा गया है कि दोनों सामान को आपने समान विक्रय मूल्य पे बेचा है या फिर दोनों को ही समान जो भी मूल्य है उस पर बेचा है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों ही आर्टिकल का क्या है सर? सेम है। और हम यहां देख रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का तो 17 यूनिट है और दूसरे का कितना है? 119 यूनिट। तो सर इन दोनों को इक्वल करना होगा, ये 17 119 को। तो मुझे पता है यदि मैं 17 का इंटू 7 से कर देता हूं ना तो ये 119 आ जाता है। आता है कि नहीं? आता है। अब समस्या ये, ऐसे थोड़ी होता है कि जहां इंटू की जरूरत पड़ी वही ठोक दिया। सही है कि नहीं? किसी चीज का यदि आप इंटू करते हैं तो पूरी इक्वेशन या पूरी लाइन या पूरे उस जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जो भी कुछ बोलिए उसमें पूरे में करना होता है। तो जो कि यहां का 7 का इंटू हुआ है तो सर यहां भी होगा। तो उसके बाद हम बोल देंगे ये कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 140
और ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 190। अब मैं कह सकता हूं कि पहले आर्टिकल को भी आपने 119 यूनिट में बेचा है और दूसरे आर्टिकल को भी आपने 119 यूनिट में ही सेल किया है या बेचा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा भी जा रहा है कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस इक्वल है। ठीक, अब बच्चे आप ऐसे सोचो कि आखिर दोनों सामान आपने खरीदे कितने में, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो आप बोलेंगे 140 और 100, मतलब आपने 240 यूनिट में तो दोनों सामान खरीदे थे, है ना, परचेस किए थे। ओके, अब यदि मैं कहूं कि आपने बेचे कितने में, तो आप बोलेंगे 119 का ये, 119 का ये, तो हमने बेचे 238 में। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब बात ये आती है कि खरीदा 240, बेचा 238, तो क्या हुआ, लॉस ही तो हुआ। अपने हिसाब से कितने यूनिट का लॉस है ना, ये समझ रहे ना आप, तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट का लॉस है, और जबकि 2 यूनिट और असली में लॉस कितने का है, तो आप बोलेंगे 90 रुपए का। तो 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 45। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आंसर रियल वैल्यू में देना होता है तो घूम फिर के 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया करो, उसके बाद वो जो पूछेगा ना सबके आंसर हम दे सकते हैं। इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि दूसरे सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो दूसरा सामान कौन सा, ये, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये, मतलब मुझे 100 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट है 45, तो 100 यूनिट कितना होगा, तो भाई 45 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 4500 रुपए। मतलब दूसरे सामान को कितने में खरीदा आपने, 4500 रुपए में। देखिए इस यूनिट मेथड को आप पढ़ेंगे ना तो इसमें फायदा देखिए क्या है। कोई मेरे से पूछता है फर्स्ट सामान का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 140 इंटू 45, सही है कि नहीं। कोई कहता है कि भाई पहले सामान को बेचा कितने में, तो 119 इंटू 45, दूसरे सामान को कितने में बेचा, 119 इंटू 45। मतलब कुछ भी आंसर वो पूछना चाहे हम सबके आंसर बताने के लिए आराम से स्वतंत्र है, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें चीजों को करना होता है। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं और इनको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। हर क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सोच विचार करना होता है और आंसर तक आप ऐसे पहुंच पाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, उनको भी जरा देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस बेहतरीन सेकंड क्वेश्चन को, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, देखते हैं इसकी लैंग्वेज। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। मतलब इस बार भी क्या हो रहा है, 2 आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो, फर्स्ट से आपको लॉस है और वो कितने का है, 20% का, और दूसरे से आपको प्रॉफिट है और वो कितने का है, 60% का। ठीक, फिर कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, मतलब दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सर, इक्वल है। ठीक है, तथा उनके क्रय मूल्यों में 3200 का अंतर है, और दोनों के ही जो दोनों आर्टिकल है ना उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस दे रखा है इस बार 3200 का। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें हर सामान कितने रुपए में बेचा ये निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं दोनों का ही विक्रय मूल्य समान है, मतलब हम किसी एक का निकाल लें तो दूसरे का भी उतना ही होगा। ठीक, ओके। अब देखिएगा जैसे पेपर होल में करना है, इस क्वेश्चन को मैं इस बार वैसे करूंगा। ठीक है, इसमें लिखा है 20%, 60%, पहला हानि दूसरा लाभ और 3200 का अंतर। ओके, अब आइए जरा इधर। तो ऐसे सोचो कि पहले सामान को बेचा आपने 20% लॉस पे और दूसरे को बेचा है कितने पे, 60% के प्रॉफिट पे। ठीक, तो पेपर होल में ना हमें ये सब डायरेक्ट सोचना होता है। कैसे सोचना होता है मैं आपको बताता हूं। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। तो वो 5 क्या बता रहा है, कॉस्ट प्राइस, और वो ऊपर का 1 क्या बता रहा है, लॉस। मतलब 5 का सामान कितने में टिका दिया है, 1 का मतलब 4 में। ठीक, तो बस ऐसे सोचो 5 में खरीदा है और 4 में आपने टिका दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। ओके, दूसरा सामान की क्या स्थिति है, तो आप बोलेंगे इससे 60% का प्रॉफिट कमाया, और 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 60/100, 6/10, 3/5। मतलब 5 यूनिट का सामान 3 यूनिट के फायदे में बेचा तो कमाया कितना, 8 यूनिट। मतलब 5 का सामान कितने का गया, 8 यूनिट का। ओके, ये सब आप समझते हैं। ये कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यहाँ पे अपन, ये सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ये फर्स्ट मतलब आर्टिकल की कंडीशन होती है और सेकंड की होती है ना। ये सब मैं नहीं लिखूंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। फिर स्पीड कैसे बनेगा, एग्जाम कैसे निकलेगा, सही है कि नहीं। जो सिखा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूरा डिटेल था। पेपर वन में ऐसे ही सोचना, इवन ये भी नहीं लिखना, ये मन ही मन में करना, ये सब डायरेक्ट आपने ये बस लिखना है। अब ये सोचिए यहां पे इक्वल क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों का ही विक्रय मूल्य समान है, दोनों का ही सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो यहां तो सर अलग अलग है, तो ये 4 को कितना बनाना है, 8। कैसे पॉसिबल है, 2 का इंटू करके। तो जिसका इंटू यहां होगा पूरी लाइन में होगा, पूरी इक्वेशन में होगा, है ना। तो यहां पे भी हो गया। तो ऐसे हम बोल देंगे ये सामान कितने का पड़ा अपन को, 10 यूनिट का खरीदी, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने में आपने, 8 यूनिट में। अब सोचो, ऐसे सोचो, पहले सामान खरीदा है 10 यूनिट का, बिका है 8 यूनिट में,
दूसरा सामान खरीदा है 5 यूनिट का, बिका है 8 यूनिट में, दोनों ही सामान 8-8 यूनिट में बिके, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का समान हो गया, जो हमें करना भी था। ओके, अब ऐसे सोचो क्वेश्चन में रियल वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलेंगे 3200 रुपए, 3200, और वो है क्या, तो आप कहेंगे सर दोनों सामान के क्रय मूल्य का अंतर, मतलब दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो मेंशन है, कितना 3200। तो अपना कितना है, तो आप बोलेंगे सर अपना है 5 यूनिट, तो बस 5 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3200 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो आप बोलेंगे 5 छके 30 होता है, 5 चौक 20 होता है, 640 को। ओके, फिर पूछा क्या है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और दोनों ही आर्टिकल तो समान रूप में, मतलब समान दाम में बिके 8-8 यूनिट में, तो हम एक का निकाल लें, दूसरे का भी वही होगा। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 8 यूनिट की, और हमें पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे, 640, तो बस 8 × 640 ये हमारे एक सामान की वैल्यू है, किसी भी एक आर्टिकल की, और दूसरे आर्टिकल की भी यही रही होगी, है ना। तो इस तरीके से चीजें हमें सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही जवाब बनाएंगे तो आपका स्पीड बनेगा। फिर से कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन सर समय लेते हैं और वो लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल हवा में उड़ाने के होते हैं, जो मैं पीछे कराया भी हूं और आगे भी फ्यूचर में कराऊंगा। पर आप सोच रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे हम समान समय दें, ऐसा नहीं है पॉसिबल। कुछ क्वेश्चंस का लैंग्वेज ऐसा होता है जहां से आपको चीजें डायरेक्ट बनाना होती हैं, और कहीं सॉल्यूशन में आपको थोड़ा तो समय देना ही होता है, ठीक है। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। इस लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, एक कोई पर्सन है जो 3 आर्टिकल है और उनको कितने बेच रहा है, सेम सेलिंग प्राइस पे। ओके, वह पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि तथा तीसरी को 25% हानि पे बेचता है। ठीक, तो हम जानते हैं परसेंटेज दे रखी है, इसका सबसे पहला काम क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक, लाभ और हानि की है, प्रॉफिट या लॉस की है, तो नीचे की वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के। ठीक, फिर कह रहा है तथा इस प्रकार उसे कुल मिला के 120 की हानि होती है। ओवरऑल लॉस कितने रुपए का हो रहा है, रियल में बता रहा है 120 रुपीज का। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं तीनों का ही सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो हम प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य निकालना, तो एक का निकाल देंगे, बाकी बची हुई 2 का भी वही रहेगा। सही है कि नहीं। ओके, अब चूंकि सारी चीजें आप समझते हैं तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लिख रखी है। फर्स्ट वैल्यू जो है, सॉरी आर्टिकल जो है उससे 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। दूसरे सामान से 10% का लॉस है तो उसकी फ्रैक्शन 1/10। तीसरे सामान से 25% का लॉस है तो किसकी फ्रैक्शन 1/4। ओके, अब बच्चे ऐसे सोचो, पहला सामान खरीदा 5 का, 1 का फायदा मतलब बेचा 6 में, तो मैंने लिख दिया 5 का सामान 6 में गया। दूसरे सामान से 10% का लॉस, तो 10 का सामान 1 के लॉस मतलब 9 पे बेचा, 10 की चीज 9 पे बिकी। तीसरे सामान पे 25% का लॉस हुआ, मतलब 4 के सामान पे 1 की कमी, मतलब 4 की चीज कितने में गई, 3 में। ओके, ये आप जानते हैं सब कॉस्ट प्राइस है, पहले सामान का, दूसरे का, तीसरे का। ये सेलिंग प्राइस है, पहले सामान का, दूसरे का और तीसरे का। सही है ना, यहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता था। जैसा हमने सीखा है ना, वो माइंड में सेट कर लिया करो कि यहाँ पे ऑलवेज सीपी है, यहाँ पे एसपी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। यदि आप इतना माइंड में रखेंगे तो लिखने का जरूरत नहीं होगा, स्पीड ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि फर्स्ट लाइन जो लिखी है ना, कि तीनों वस्तुओं का आपने समान मूल्य पे बेचा, तीनों ही आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, और यहां तो कुछ कुछ अजीब दिख रहा है। तो इस बार ना हमें इन तीनों वैल्यूज को इक्वल करना है। तो जब 2 से ज्यादा चीजें होना और आपको समझ में ना आए तो सीधा सा फंडा एलसीएम ले लो। तो यदि मैं कहूं 3, 6 और 9 है ना, मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था एलसीएम वाले चैप्टर में। जिनको नहीं आता है पहले एलसीएम वाला चैप्टर देख लेना, एलसीएम कैसे निकालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलेंगे 9। तो ऐसे सोचो कि मेरा एलसीएम 9 है, तो यदि 9 है एलसीएम तो क्या 6 से 9 को पूरा डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, तो 9 तो नहीं है अपना आंसर। अब बात आती है 9 की टेबल में आने वाली दूसरी संख्या, तो वो क्या होगी सर, 18। तो ऐसे सोचो क्या 6 18 को काट देगा, हाँ 3 बार काट देगा, 9 काट देगा, काट ही देगा क्योंकि 2 बार में है ना, उसकी टेबल में ही आ रहा है। 3 तो आप बोलेंगे 6 बार काट देगा, मतलब सर 6, 9 और 3 का एलसीएम कितना है बच्चे, 18 है ना। तो ये एलसीएम अपन को लेना आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब ऐसे सोचो इस 6 का डिवाइड करना 18 में, तो कितना आएगा 3। तो इस 3 का इंटू अपन यहां करेंगे, और जिसका इंटू यहां करते हैं पूरी लाइन या पूरी इक्वेशन में होता है, तो 3 का यहां भी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सोचो
9 का डिवाइड करना है इस 18 में, तो कितना आएगा 2। तो सर 2 यहां लिखेंगे और उस 2 को अपन इधर आगे भी ले जाएंगे। वैसे ही इस 3 से डिवाइड करेंगे 18 में, तो कितना आएगा सर 6, और वैसे ही 6 का इंटू इधर भी होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आप देखो 6 × 18, 9 दूनी 18, 3 × 6 भी 18, मतलब तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने इक्वल कर दिया। क्लियर बात? ओके। अब ऐसे सोचो कि तीनों सामान अपन ने खरीदे कितने में, तो वो इससे पता चलेगा। तो जरा करते हैं, 5 × 3 और 15, 10 × 2 20 और 6 चौक 24, मतलब सर 5 4 होता है 9, है ना, 2 4 और 1 5, मतलब 59 यूनिट में अपन ने तीनों सामान को परचेस किया है। ओके। अब बात आती है जब बेचने की, तो हमने कमाया कितना, तो आप बोलेंगे 18 18 18, मतलब ये होता है 54। तो ऐसे सोचो तीनों सामान खरीदे 59 में और बिके हैं तीनों सामान मिला के कितने में, 54 यूनिट में, तो लॉस ही तो हुआ है। और कितने का लॉस है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट का। और असली में लॉस क्वेश्चन में मेंशन है कितने का सर, वो शायद 120 का था, है ना, 1 मिनट देखता हूं, 120 का ही था। कहाँ गया, हाँ 120 का लॉस है। ठीक है, तो 5 यूनिट 120 है, तो 1 यूनिट कितना है, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मतलब 1 यूनिट आ रहा अपना 24। तो हमसे पूछा है हर आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, और सेलिंग प्राइस तो हमें पता है हर आर्टिकल का 18 यूनिट है, तो किसी एक का निकाल देते हैं, बाकी 2 का वैसे ही होगा। तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए 18 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो है 24, तो 18 × 24 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य बताइए, तो प्रत्येक सामान हमारे हिसाब से 18 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू 24, तो हमारा आंसर 18 × 24। क्लियर है सर? इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है, चाहे 2 आर्टिकल पे क्वेश्चन आए, चाहे ऐसे 3 आर्टिकल पे आए, करना ऐसे ही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब 2 आर्टिकल हैं, दोनों को बेचने के बाद टोटल कितने रुपए हमें मिले, 1710 रुपए। ठीक, फिर बोल रहा है वह अपनी पहली वस्तु को 10% हानि पे, फर्स्ट आर्टिकल से लॉस है कितने का, 10% का, तथा दूसरी को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक, क्या, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। लैंग्वेज अलग है इस बार। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि है, मतलब इन दोनों सामान को बेचने के बाद आखिर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें निकालना है। अब जरा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में लिखा है 50L, 60L, 90P, 70P, मतलब हमें कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका रियल में आंसर देना है। तो जब भी रियल वैल्यू में आंसर देना है तो क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू का होना जरूरी है, और जो इस बार दे भी रखी है 1710, और ये है क्या, तो आप बोलेंगे दोनों सामान को बेचने के बाद जो हमें मिला है। ठीक है, ओके। तो ऐसे सोचिए कि फर्स्ट आर्टिकल को जब आपने सेल किया तो क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर 10% का लॉस हुआ है, और सेकेंड आर्टिकल को आपने जब सेल किया तो क्या हुआ है, तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, ये सब लिखना नहीं है अपन को, ये मन ही मन में करना होता है, अभी चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए करना थोड़ा जरूरी होता है। तो ऐसे सोचो 10% की फ्रैक्शन तो 1/10, मतलब सर 10 का सामान खरीदा है और बेचा कितने में, 1 कम में, मतलब 9 में। ओके, दूसरे सामान से प्रॉफिट हुआ है 25% का, 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब 4 का सामान 1 के फायदे, मतलब कितने में गया है, 5 में। ओके, अब आप चूंकि जानते हैं ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये फर्स्ट आर्टिकल की लाइन होती है और ये सेकंड की होती है। इस बार ना क्वेश्चन में लिखा है पहले सामान का कॉस्ट प्राइस दूसरे सामान के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, उस लाइन में मेंशन है फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, मतलब पहले सामान का क्रय मूल्य जो कि ये 10 यूनिट है दूसरे सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 यूनिट के। तो समस्या ये इन दोनों को एक जैसा बनाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेलिंग प्राइस को एक जैसा बनाते थे, अरे भाई जैसी लैंग्वेज होगी वैसे काम करना है। तो इस बार बोल रहा है कि फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू और सेकंड के सेलिंग प्राइस का वैल्यू इक्वल रखना है, मतलब मैं 5 को 10 बना सकता हूं 2 का इंटू करके, तो यदि यहां करूंगा तो यहां भी करना होगा क्योंकि करते तो पूरी लाइन में, सही है ना। ओके, अब ऐसे सोचो दोनों सामान को खरीदा कितने में, तो एक को 10 यूनिट में, एक को 8 यूनिट में, मतलब टोटल खरीदी अपन ने 18 यूनिट में।
ओके। अब बेचने की बात करें तो भाई पहला तो बिका 9 यूनिट में, दूसरा बिका 10 यूनिट में, तो टोटल सामान से अर्न कितना हुआ अपन को 19 यूनिट। अब ऐसे सोचो, ये तो सब नकली वैल्यू है या वो वैल्यू जो यूनिट के फॉर्म में, तो हमारा ये जो इस बार 19 यूनिट है ना, असली में कितना बता रहा है 1710 लिखा है ना, कि दोनों सामान को बेचने के बाद 1710 रुपीस हमको अर्न हुआ या मिला है ना, तो हम कह देंगे 19 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 1710। तो एक यूनिट कितना करेगा, तो आप बोलेंगे सर 90। ओके। अब बात ये आती है, जब एक यूनिट 90 है तो हमें क्या निकालना है, तो इस बार बोल रहा है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो ऐसे सोचो, दोनों सामान खरीदे 18 के, बिके 19 में, तो हमें क्या हुआ है ओवरऑल, तो आप बोलेंगे एक यूनिट का फायदा, क्योंकि 18 की चीज 19 में जाएगी तो फायदा ही तो होगा। तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, एक यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो हम बोल देंगे 90 रुपए का सर प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना होता है, बनाना होता है, और ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन है उसको भी कर लेते हैं, तो देखते हैं जरा उसको। देखिए, इस मेरे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा। इसमें लिखा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। ठीक, मतलब दो आर्टिकल हैं जिनके नाम है ए और बी, और उन दोनों का ही सेलिंग प्राइस इक्वल है और वो है 1800। ठीक, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, और बी जो है अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको डिफरेंस निकालना है कॉस्ट प्राइस का, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस इस बार फाइंड आउट करना है। ठीक, यदि दोनों का लाभ 20% हो। ओके, तो भाई जरा मैं आराम से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है ना। जरा देखते हैं, तो ऐसे सोचो कि भाई आपको ना दो सामान है, एक पहला सामान है जिसका नाम है ए, और जो दूसरा है उसका नाम है बी। पहले को भी आपने बेचा है तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे को भी बेचने से आपको प्रॉफिट ही हुआ है 20% का। ओके, पर ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट आर्टिकल है ना उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, पर वो कैलकुलेट हुआ है काहे पे, सेलिंग प्राइस पे। ओके, तो जरा ये अलग चीज हो गई। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/5। और याद करो, यदि कुछ नहीं लिखा होता है तो हम प्रॉफिट और लॉस काहे पे मानते कैलकुलेट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। पर चूंकि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा या स्पेशली मेंशन किया गया है क्या, कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उस पे 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट हुआ है सेलिंग प्राइस पे। ओके, मतलब ये 5 इस बार सीपी नहीं है, ये क्या है सर, एसपी। और ध्यान रखिएगा, जब भी ये नीचे वाली वैल्यू सीपी ना हो एसपी हो, तो ये जब अपन प्लस लगाते हैं ना प्रॉफिट में या लॉस में माइनस लगाते हैं, इसको हटा देना, समझ लो ना, ताकि कभी भी गलती होने का चांस ना हो। ओके, अब ऐसे सोचो 5 का सामान बेचा है और 1 का हुआ है आपको प्रॉफिट, 1 का हुआ है आपको प्रॉफिट, तो सिंपल सी बात है, खरीदा कितने में होगा, तो आप बोलेंगे सर खरीदा होगा पक्की बात है 4 यूनिट में, तभी तो 1 का फायदा होगा। सही है कि नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूं इस बात को, क्या कि जो पहला आर्टिकल है जिसका नाम है ए, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का, पर वो कैलकुलेट किया गया सेलिंग प्राइस पे। तो हम समझ गए कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। नीचे की वैल्यू इस बार एसपी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो चल रहा है वो सेलिंग प्राइस पे चल रहा है। ठीक, ओके, और ऊपर क्या होता है, जिसका परसेंटेज है तो प्रॉफिट है, तो 1 का प्रॉफिट है, तो ऐसे बोलो 5 का सामान बिका है जिसमें 1 का प्रॉफिट है, तो खरीदा कितने में होगा, 4 में। ठीक, अब जरा इधर आते हैं, तो बी की बात करूंगा तो ये 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, 5 का सामान खरीदा है, समझ रहे हो ना, ये तो कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट हुआ है। जो सेकंड आर्टिकल है जिसका नाम बी है, उसका 20% का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कहाँ पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, तो यहां कोई लफड़ा नहीं है, तो हम बोलेंगे ये सीपी है, 1 का फायदा है, तो बेचा कितने में होगा ये सामान, 6 यूनिट में। ओके, अब जब इधर आते हैं, तो पहले सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप बोलेंगे 4, और बिका कितने में, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट में, और दूसरे सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है सर, ये 5 है ना, गलती नहीं करिएगा, इसको एसपी और ये सीपी लिख देता हूं, और ये क्या है सर, सीपी, और ये क्या है, एसपी। ये चूंकि आप स्टार्टिंग में सीखने लग रहे हैं, इसलिए मैं हर चीज लिख के बता रहा हूं, ताकि कहीं भी गलती ना हो और सारी बात अच्छे से समझ जाए। पर पेपर हॉल में इतना कुछ भी नहीं करना है, ये सब घर से इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाना है, इन सेंटेंस पे, इन फॉर्मेट्स पे, ताकि हम डायरेक्ट ये सब लिखना सीख जाए, तभी स्पीड बनेगा और हमारा एग्जाम निकलेगा। फिर से कह रहा हूं, जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो सर पेपर ही देते रहोगे और बस पेपर ही देते रहोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, खासतौर पे अपने उन सारे स्टूडेंट से
जो मेरी पढ़ाई मेरे काम को पसंद करते हैं। ठीक है, आइए जल्दी। तो हम बोलेंगे 4 का सामान खरीदा और 5 में बेच दिया। वैसे बच्चे दूसरी चीज कितने में खरीदी? 5 में, और बिकी कितने में? 6 में। तो 5 की चीज जा रही है सर कितने में? 6 में। ओके, अब जरा ऐसे सोचो, इस बार फर्स्ट लाइन क्या लिखी है कि दोनों सामान को हमने समान विक्रय मूल्य जो कि कितना 1800 में बेचा है। तो सर यहां पे तो अलग अलग में बेचा है, ये समझ रहे हो ना? ये सीपी की लाइन होती है, ये एसपी की होती है, ये फर्स्ट आर्टिकल की होती है, सेकंड की होती है। तो पहला सामान बिका 5 में और दूसरा बिका 6 में, और जबकि वो कह रहा है कि समान प्राइस पे बेचा है, मतलब इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 का इंटू कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का इंटू कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, है ना? आपस में इंटू कर दिया, तो जिसका इंटू यहाँ होगा पूरी लाइन में होगा, मतलब यहाँ भी 6 का होगा और यहाँ 5 का करा है तो यहाँ भी 5 का होगा। अब आप समझ जाइए 6 चौक कितना होता है, तो आप बोलेंगे 24, 5 25, ओके, 5 छके 30, ओके, 6 पंचे 30, ओके। अब जरा मैं आपसे कहूं कि एग्जाम में क्या दिया रियल वैल्यू, तो आप बोलेंगे हर सामान 1800 का बिका है, और हमारा कितने का बिका है? 30 यूनिट का। तो हम क्या बोलेंगे? 30 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 1800। तो 1 0 से 1 0 हो गया, 3 छंग 18, मतलब 1 यूनिट कितना आ गया? 60। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि दोनों सामान का क्रय मूल्य का अंतर बताओ, यही पूछ रहा है। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का अंतर हमारे हिसाब से कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 60। मतलब दोनों सामान के कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है? डिफरेंस है 60 रुपीज का, राइट? ये जो टाइप मैंने अभी पढ़ाए, सिखाए, समझाए, अपनी तरफ से मेहनत की, ये बेहद इंपॉर्टेंट टाइप हैं, और इनको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, और यही सबसे सही मेथड है, राइट? काफी एग्जाम में टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, समय थोड़ा लगता है इनको सॉल्व करने में, और वो देना ही होगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। मेरे इस काम को जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जहां प्रॉब्लम है सर वहां कमेंट करो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, मैं अब आने वाले समय में एक छोटे छोटे वीडियो लाने लगूंगा, जिसमें आपको मैं जो आपके डाउट के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराऊंगा, राइट? मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप देख रहे होंगे, ऊपर आ भी रहा होगा, 7000461937, राइट? इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो और वो क्वेश्चन लिख दो, राइट? काफी बच्चे लिख रहे होते हैं, है ना, या सेंड कर रहे होते हैं पिक लेकर, वो सब आप भी करो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, सिचुएशन बिल्कुल वैसी रहेगी, तो मैं वो क्वेश्चंस लूंगा और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, राइट? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।